हाँ भाई देखिएगा, तो बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका यूनिट फर्स्ट है समुच्चय एवं साध्य। पहला ही चैप्टर है आपका सेट्स एंड प्रोपोजिशंस। अब देखिएगा आपके पास में जो नोट्स है वो उपलब्ध है ऐप में पहले से ही, तो मैं नोट्स यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखने वाला हूँ, केवल आपको समझाऊंगा। नोट्स आप वहाँ देख सकते हैं ऐप में, ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, समुच्चय की। तो समुच्चय का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए समुच्चय सेट से। हाँ भाई देखिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखिएगा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय। अब एक वर्ड आपके पास में आया है यहाँ पर सुपरिभाषित, एक वर्ड है आपके पास में सुपरिभाषित। तो देखो ये सुपरिभाषित शब्द जो आ रहा है डेफिनेशन में, भाई डेफिनेशन आपने क्या कहा था, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब एक वर्ड आया है यहाँ पर सुपरिभाषित। इस सुपरिभाषित का मतलब क्या होगा कि वस्तुओं के संग्रह का नियम इतना स्पष्ट होना चाहिए ताकि हम प्रत्येक वस्तु के बारे में आसानी से बता सकें कि दी गई वस्तु संग्रह में है अथवा नहीं। ठीक है, तो अब आसानी से कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो इसको देखिए नियम को देखते हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू है। इसलिए मैंने जो नियम कहा था अभी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ये आपके पास में क्या है, एक समुच्चय है। अगर मैं कहूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए प्राकृत संख्या नाम आते ही हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या ऑलवेज 1 2 3 इन्फिनिट, इसका मतलब ये भी क्या है, एक समुच्चय। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोल दूं विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों की नजर में बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ अलग अलग होता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ को नापने का कोई एक निश्चित मापदंड नहीं होता है। किसी की नज़र में कौन सर्वश्रेष्ठ है, किसी की नज़र में कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, किसी की नज़र में तीसरा सर्वश्रेष्ठ है। आप जैसे अगर 5 लोगों से बात करें और उन 5 लोगों से पूछें कि बताइए सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है, तो आपको उन 5 लोगों से 5 अलग अलग जवाब मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नियम सुपरिभाषित नहीं है। जबकि हमने जो पीछे 2 नियम देखे, इससे पहले जो 2 नियम देखे थे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, आप इसकी चर्चा कहीं भी करिएगा, जब भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की चर्चा कहीं भी करेंगे तो आपको हमेशा यही 5 अक्षर देखने को मिलेंगे। आप जब भी कभी प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो हमेशा यही देखने को मिलेगा आपको। इसका मतलब ये जो 2 नियम है बिल्कुल सुपरिभाषित हैं। इसका मतलब ये क्या है, समुच्चय है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि विश्व के 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है सर्वश्रेष्ठ, ये शब्द सर्वश्रेष्ठ सुपरिभाषित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि आपने जो कहा विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, ये एक समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं विश्व के 10 सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो खतरनाक जानवरों की अगर हम बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों की नजर में खतरनाक अलग अलग होता है। कोई शेर बताएगा, कोई कुत्ता बताएगा, कोई बाघ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ हो सकता है। किसी के लिए तो चूहा ही बड़ा खतरनाक। तो वो डिपेंड करता है व्यक्ति की कार्यशैली पर और व्यक्ति के वातावरण पर, भौगोलिक परिस्थितियों पर। तो यहाँ जो शब्द हमने कहा है सबसे अधिक खतरनाक, तो खतरनाक जो शब्द है ये सुपरिभाषित नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं होता है खतरनाक का। इसलिए हमने जो नियम कहा कि विश्व के 10 सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये एक समुच्चय नहीं है। उम्मीद है शायद समुच्चय का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा समुच्चय जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स से। समुच्चय को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, जैसे कैपिटल ए से कर दिया, कैपिटल बी से कर दिया, कैपिटल सी से कर दिया, कैपिटल एक्स से कर दें, कैपिटल वाई से कर दें, कैपिटल जेड, कुछ भी कर दें, लेकिन समुच्चय को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से। इसके बाद में देखिएगा एक आपके पास में चिन्ह आता है ये वाला, जिसका नाम तो होता है एप्सिलॉन। क्या नाम होता है इसका, एप्सिलॉन होता है। लेकिन यहां हम इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। और इसको अगर मैं कट कर देता हूं तो फिर हम इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब कैसे पढ़ते हैं देखिएगा,
जैसे मान लीजिएगा ये स्मॉल एक्स है, अब ये स्मॉल एक्स है, अगर किसी समुच्चय ए का एलिमेंट है, अगर समुच्चय ए का एलिमेंट है तो आप पढ़ते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, और अगर ये x ए का एलिमेंट अगर नहीं होता है तब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का क्लियर हो गया आपको। अगर x एलिमेंट है ए का तो हम इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे x डज बिलोंग्स टू ए। अगर x एक एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं और पढ़ते हैं इसको क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमने बात कर ली समुच्चय के डेफिनेशंस की। अब हम बात करेंगे समुच्चय निरूपण की। तो एक बार मैं इनको हटा देता हूं यहां से। अब हम बात कर रहे हैं समुच्चय निरूपण की। तो देखिए हम देख रहे हैं यहां समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है भाई, देखिएगा तो समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय का जो निरूपण होता है वो हम लोग दो प्रकार से करते हैं। नंबर फर्स्ट जिसको आप लोग कहते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है ना, नंबर फर्स्ट इसको हम कहते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये सॉरी टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है भाई, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। देखिए रोस्टर रूप में क्या होता है, इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, संग्रह की सभी वस्तुओं को लिखते हैं और उनको मजले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी हमने जो कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो आप लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखेंगे ए ई आई ओ यू और इनको मजले कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा कौन सा रूप, रोस्टर रूप। इसी प्रकार से जैसे आपने कहा था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं 1 2 3, ये प्राकृत संख्या आपने लिखी और मजले कोष्ठक में बंद कर दिया, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आ गया रोस्टर रूप में। तो बस रोस्टर रूप में आपको क्या करना होता है, केवल संग्रह के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको सबको लिखिएगा, मजले कोष्ठक में बंद कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में रोस्टर रूप। दूसरा आपके पास में जो होता है इसको आप लोग कहते हैं नियम रूप। दूसरा अपने पास में है भाई नियम रूप या सारणीबद्ध रूप, नियम रूप या सारणीबद्ध रूप। तो नियम रूप यानी रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये जो नियम रूप या ये सॉरी समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे इसको, समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा हम इसको क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना, तो नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए ये नियम रूप क्या होता है, इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, संग्रह की जो भी वस्तुएं हैं, वस्तु को ना लिख करके उन वस्तुओं के संग्रह का जो गुणधर्म होता है उस गुणधर्म को हम लोग लिखते हैं। तो वस्तुओं को ना लिखकर वस्तुओं से संबंधित गुणधर्म का उल्लेख इस रूप में किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, जैसे मान लीजिएगा अभी जो आपने सेट देखा था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसी को मैं एक बार नियम रूप में लिख रहा हूं। तो इसको नियम रूप में अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर x, x मतलब x कुछ भी हो सकता है, इस x का मतलब। फिर इस x के बाद में आप लोग एक चिन्ह यूज करते हैं, इस प्रकार से खड़ी लाइन का यूज करेंगे या फिर इस प्रकार से यूज करेंगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको, सच दैट पढ़ते हैं। ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंबल यूज करेंगे सच दैट का, तो हम इसको पढ़ेंगे x सच दैट। अब बताइए नियम आपके पास में क्या है, ये सब क्या थे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है।
ठीक है, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बस ये आपका क्या बन गया, नियम रूप बन गया। इसी प्रकार से जो दूसरा आपके पास में था ये 1 2 3 टू इन्फिनिट जो लिखा था हमने, प्राकृत संख्याओं को संग्रह किया था, इसको अगर हम नियम रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा भाई। सबसे पहले लिख देंगे आप लोग x सच दैट, अब बताएंगे x क्या चीज है, किसका संग्रह कर रहे थे आप लोग, प्राकृत संख्याओं का। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x एक प्राकृत संख्या है, तो x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से नियम रूप में आप लोग लिख देते हैं। तो यह हो गया आपका समुच्चय निरूपण, जो कि दो प्रकार से होता है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। अब हम पढ़ेंगे कुछ विशेष समुच्चय, सम स्पेसिफिक सेट्स। तो अब हम देखेंगे कुछ विशेष समुच्चय, कुछ विशेष समुच्चय, सम स्पेसिफिक सेट्स। ठीक है भाई, कुछ विशेष समुच्चय, सम स्पेसिफिक सेट्स। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन के द्वारा। और कैपिटल एन यानी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 टू इन्फिनिट। इस प्रकार से 1 2 3 ये प्राकृत संख्या होती है, और जो प्राकृत संख्याओं का जो सेट है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। तो ये सिंबल्स हमें ध्यान रखने हैं, प्राकृत संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये होती क्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 टू इन्फिनिट। सेकेंड आपके पास में है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई कैपिटल W के द्वारा। और पूर्ण संख्या आपके पास में होती है 0 1 2 इन्फिनिट। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आपके होता है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Z या कैपिटल I के द्वारा। और पूर्णांक क्या होते हैं भाई, आपके पास में जो पूर्ण संख्याएं होती है इनके साथ में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को और शामिल कर लेते हैं इनके साथ में, तो फिर उनको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। तो देखिए 0, अब ये पॉजिटिव नंबर्स तो थे ही सारे, इनके साथ में नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर लेंगे, तो +-1 +-2 +-3 इस प्रकार से। तो ये आपके पास में हो गया पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको हटा देता हूं मैं एक बार। पूर्णांकों के बाद में हम देखेंगे अब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Q के द्वारा। अब देखिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम नियम रूप रोस्टर रूप में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, जैसे बाकी 3 सेट्स को भी लिखा था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को जिस प्रकार से हमने लिखा था उस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं को रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, जैसे मान लीजिए कोई भी एक परिमेय संख्या आप ले ले, सपोज जैसे मैंने 1 ले लिया, तो 1 से जस्ट बड़ी परिमेय संख्या आप लोग नहीं जानते हैं, उसका यहाँ अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी जो परिमेय संख्या लेंगे और इससे बड़ी कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिएगा, जैसे मैंने 1.1 लिया, ध्यान रखिए 1.1 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो 1 लिया, 1.1 लिया, दोनों परिमेय संख्या है। अब इनके दोनों के बीच में भी
और बहुत सारी परिमेय संख्या है। कुल कितनी परिमेय संख्या है? हम जानते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कुल अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं, इसलिए 1 और 1.1 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान है। तो आप चाहे कितनी छोटी परिमेय संख्या लिख लीजिएगा। अब जैसे मान लो इससे भी छोटी लिख लो, अगर मैं 1.01 लिख लूं तो भी अब भी इनके दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान है। अगर मैं इसको और छोटा कर लूं, 1.001 कर लिया मैंने, अब भी इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या विद्यमान है। अगर मैं इसको और छोटा कर लूं तो ये लीजिएगा 0001, अब भी इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या विद्यमान है। तो चाहे आप कितनी ही छोटी परिमेय संख्या ले लो, 1 से बड़ी, दोनों के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या विद्यमान होंगी। इसलिए हम ये कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 1 से जस्ट बड़ी परिमेय संख्या क्या है। इस वजह से हम लोग यहाँ परिमेय संख्याओं को रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, केवल इनको हम लोग नियम रूप में लिख सकते हैं। तो नियम रूप में हम इसको यहाँ लिखने वाले हैं। अब नियम रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग लिख देंगे x सच दैट। अब बताइए x यहाँ पर क्या चीज है? तो x क्या है भाई? परिमेय संख्या। तो आप या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x एक परिमेय संख्या है, या तो आप इसको ऐसा लिख देंगे, देखो x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट। देखो x क्या था? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकें, इसलिए मैंने लिख दिया x इक्वल टू p अपॉन q। फिर साथ ही में डेफिनेशन में आप लोग कहते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही में एक और शर्त आपके पास होती है कि p और q पूर्णांक हों। तो यहाँ पर p और q पूर्णांक हों तो pq बिलोंग्स टू z। ये आपके पास में आ गया कौन सा रूप? नियम रूप। किसका? परिमेय संख्याओं का। तो अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। तो नेक्स्ट अगला जो सेट है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T के द्वारा। और इसको देखिए कैसे लिखेंगे। अब अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है इसको भी हम लोग नियम रूप में, रोस्टर रूप में हम लोग इसको नहीं लिख पाएंगे, इसको भी नियम रूप में ही लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए देखो अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। अब जो भी संख्या परिमेय नहीं है उनको सबको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में लिख देंगे x सच दैट। अब x कैसी संख्या है भाई? अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x एक अपरिमेय संख्या है, x एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x सच दैट। भाई अपरिमेय संख्या है तो जो परिमेय नहीं है वो सब क्या होती है? अपरिमेय। तो x अपरिमेय है, इसका मतलब क्या हुआ कि x परिमेय संख्या नहीं है, x परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में हो गया अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय के बाद में हम लोग अब देखेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है भाई, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R के द्वारा, फिर x सच दैट। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, नियम रोस्टर रूप में हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित रूप में हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब x क्या है? या तो आप इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं नियम रूप में x सच दैट x एक
वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x सच दैट। भाई वास्तविक संख्या इसका मतलब कैसी संख्या है, या तो परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो x या तो परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है भाई, x या तो परिमेय है या फिर कैसा है, अपरिमेय। ये हो गया आपके पास में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसको हटा देता हूं मैं एक बार। इसके बाद में आप लोग देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है भाई, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C के द्वारा, x सच दैट। अब देखिए सम्मिश्र संख्या क्या होती है भाई, ऐसी संख्याएं जिनको a प्लस आयोटा b के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा x सच दैट a प्लस एक्स को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b। फिर इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो आयोटा होता है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, रूट -1। a और b क्या होते हैं, रियल नंबर। तो लिख दीजिएगा a b बिलोंग्स टू r। तो ये आपके पास में बन गया सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसके बाद में एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ, गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय। गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ गॉस इंटीजर्स। सेट ऑफ गॉस इंटीजर्स। हाँ भाई देखो, तो गाउसीय पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल J के द्वारा। और ये इस प्रकार से होगा भाई, x सच दैट x इक्वल टू a प्लस आयोटा b। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये सम्मिश्र संख्याओं का सबसेट ही होता है, और a प्लस आयोटा b। और यहाँ आप लोग जानते हैं कि आयोटा इक्वल टू होता है रूट -1, और a और b यहाँ पर होंगे पूर्णांक z। बस केवल यही डिफरेंस है। वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप लोग a और b को क्या कहते हैं, रियल नंबर। और गॉस इंटीजर में, गाउसीय पूर्णांकों में आप लोग a और b को क्या कहते हैं, z। इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय, यानी a और b क्या है, पूर्णांक। तो ये हो गए अपने पास में कुछ विशेष समुच्चय जिनके सिंबल्स। और ये भी ध्यान रखना है साथ में कि संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्या क्या होती है। ठीक है।